नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। बच्चों, यहाँ पर आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं मनुष्यों के अंदर, है ना। एक तरीके से बोल दूं कि श्वसन तंत्र की हम लोग बात करने वाले हैं। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो सिंपल इसका क्या देखेंगे बेटा, परिचय देखेंगे इस चैप्टर का, आखिर क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके आराम से चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा ये अध्याय 17वां है 11वीं कक्षा का। नीट की दृष्टि से अगर देखें तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है किसकी, एनसीईआरटी की। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में 6 भागों में बांटा गया है इस चैप्टर को। सबसे पहले श्वसन के अंग बताए हुए हैं, फिर श्वसन की क्रिया विधि बताई हुई है, श्वसन कैसे होता है, फिर बताया हुआ गैसों का विनिमय कैसे होता है, एक्सचेंज कैसे होता है। फिर जब गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन आ जाती है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑक्सीजन जब आ जाती है तो ऑक्सीजन रक्त से कैसे गमन करती है, यानी गैसों का अभिगमन कैसे होता है। फिर श्वसन का नियंत्रण कौन करता है, हमारे अंदर श्वसन जो है उसको नियंत्रित कौन करता है, हमारे मस्तिष्क में कौन से भाग होते हैं जो श्वसन को नियंत्रित करते हैं, वो 5वां। फिर श्वसन संबंधी रोग जो है, इस तरीके से टोटल 6 मैं बोलूंगा भाग है इस चैप्टर के, 6 हेडिंग्स हैं इस चैप्टर की। इन 6 चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आराम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, श्वसन क्या है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है कि सर श्वसन होता क्या है ना। दूसरा, जो हम सांस लेते हैं यानी वायु खींचते हैं और वायु छोड़ते हैं, क्या ये भी श्वसन है ना। तो आइए एक एक करके यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले हम समझते हैं यहाँ पर चीजों को कुछ। ठीक है, देखिए सबसे पहला बिंदु, सर व्हाट इज श्वसन। आखिर श्वसन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेशन, ये होता क्या है सर। श्वसन क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेशन, ये होता क्या है। वैसे तो आप ये पढ़े हुए हैं किसमें, पौधों में श्वसन, चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। पौधों में श्वसन जब पढ़ लिया तो ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं। सिंपल, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। या तो ऑक्सीजन होगी या ऑक्सीजन नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन होगी तो ऐसा श्वसन वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऐसा श्वसन अवायवीय श्वसन। डन। अब हम मान लेते हैं इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन है, चाहे वायवीय श्वसन है चाहे अवायवीय श्वसन है, हम कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, ये कौन है, कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर क्या उत्पन्न करते हैं सर, ऊर्जा। किस रूप में ऊर्जा, एटीपी के रूप में। प्लस क्या क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जल बन जाता है। कब, जब हम वायवीय श्वसन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्त, जब हम वायवीय श्वसन की बात करते हैं, वायवीय श्वसन की बात करते हैं तो ये चीज होती है। वहीं अगर मैं अवायवीय श्वसन की बात करूं, जो आप पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यहां पर उपस्थिति थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो या तो लैक्टिक अम्ल बनता है, ये आप जानते हैं, या तो लैक्टिक अम्ल बनता है, या आप जानते हैं इथेनॉल बनता है। या तो लैक्टिक अम्ल बनता है या इथेनॉल बनता है। ठीक है, जब इथेनॉल बनता है तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बाकी ऊर्जा किस रूप में, एटीपी के रूप में। ऊर्जा किस रूप में, एटीपी के रूप में। तो कुल मिलाकर बात जो थी समझने वाली, वो सीधा सा क्या कि भाई चाहे वायवीय श्वसन बोलो चाहे अवायवीय श्वसन बोलो, आप करने क्या वाले हैं सर, हम कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, हम उन कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, है ना, तोड़ते हैं उनको, और उनका अपघटन करके उनको तोड़कर हम क्या मुक्त करते हैं, ऊर्जा। किस रूप में, एटीपी के रूप में क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। सो ये प्रक्रिया जिसमें हम कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर, अपघटन यानी तोड़कर
कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में श्वसन क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कराकर ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। और वो श्वसन या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है या अनुपस्थिति में हो सकता है। अगर उपस्थिति में हुआ तो वो कहलाता है वायवीय श्वसन, और अगर अनुपस्थिति में हुआ तो उसको हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में हम कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ ऊर्जा मुक्त होती है, और अवायवीय श्वसन में या तो लैक्टिक अम्ल बनता है या इथेनॉल बनता है। अगर इथेनॉल बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल जब बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। पौधों में जो श्वसन जो भाग है उसमें आप ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डन। ये तो हो गई श्वसन की बात। अब बात करते हैं, हम हमारी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे अंदर मुख्य रूप से हम किसकी बात करेंगे? वायवीय श्वसन। सर हमारे अंदर अवायवीय श्वसन भी होता है क्या? यस होता है बेटा हमारे अंदर, लेकिन ये अवायवीय श्वसन कहां पर होता है? हमारे अंदर बात करें तो हमारी आरबीसी में होता है। किसमें होता है? मानव की आरबीसी में होता है। हमारी जो मांसपेशियां जो होती हैं, क्या होती हैं? मांसपेशियां जो होती है, मसल्स जो होती है, उसमें भी होता है। ठीक है। सो हमारी मसल्स में, हमारी आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। वो भी तब होता है जब ऑक्सीजन कम पड़ती है। जी हाँ, वो भी तब होता है जब ऑक्सीजन कम पड़ती है। वैसे नॉर्मली हमारे अंदर कौन सा होता है? वायवीय। अब जरा सोचिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। हाँ सर, आपको ऑक्सीजन चाहिए क्या करने के लिए? श्वसन करने के लिए। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम जिंदा हो? तुम बोलोगे हाँ सर। कैसे जिंदा हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम जिंदा हो? तुमने बोला हाँ सर। मैंने कहा कैसे जिंदा हो? तुम बोलोगे सर हमारे अंदर एनर्जी है। सोचो, एक डेड बॉडी पड़ी है, मान लो एक मृत शरीर पड़ा, एक लाश पड़ी है, और एक तुम हो। तुम्हारे में और उसमें क्या अंतर है? क्या वो चल सकती है, उठ सकती है, प्रतिक्रिया दे सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है। उसकी कोशिकाएं मर गई हैं क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं है। तुम मरे नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके तुम कार्य कर रहे हो। तुम सुन रहे हो, इसमें तुम्हारी ऊर्जा खर्च हो रही है। मैं बोल रहा हूं, इसमें मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है। मैं लिख रहा हूं, इसमें मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है। तुम्हारा दिमाग चल रहा है, इसमें तुम्हारी ऊर्जा खर्च हो रही है। क्या पता तुम्हारी ऊर्जा खर्च हो भी रही है कि नहीं हो रही है, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन ऊर्जा हर स्टेप में खर्च हो रही है। इनफैक्ट जब हम सोते हैं तो भी ऊर्जा खर्च होती है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे अंदर ऊर्जा खर्च हो रही है। तो उस ऊर्जा को खर्च करने के लिए ऊर्जा बनानी भी तो पड़ेगी ना। ऊर्जा किस प्रक्रिया में बनती है? सर इस प्रक्रिया में बनती है। तो जरा सोचिए, क्या ये एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है आपके अंदर? हाँ सर। अब ये कहां पर हो रही है? आपके कोशिकाओं में हो रही है। डन। समझ में आ गया? अब मैंने बोला हमारे अंदर मेजरली कौन सा होता है? सर वायवीय श्वसन होता है। अब मुझे बताओ, वायवीय श्वसन कराने के लिए तुमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। और क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए हानिकारक है, तो इसको हम निकालेंगे। हाँ, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यानी सांस लेना, वायु खींचना, है ना। सांस खींचना यानी वायु को लेना और वायु को छोड़ना। इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया जो होती है जिसमें हम वायु को खींचते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्पिरेशन, अंतः श्वासन कहते हैं इसको, है ना। और एक होती है एक्सपीरेशन, वायु को बाहर निकालना, बाह्य श्वासन कहते हैं। हमारी कई बार बुक्स में भी मिस्टेक होता है, इसको श्वसन लिखा होता है। ये श्वसन नहीं, ये श्वासन होता है। और इन दोनों को मिलाकर सांस खींचना इंस्पिरेशन, सांस छोड़ना एक्सपीरेशन, अंतःश्वसन या निश्वासन भी बोल देते, सॉरी अंतःश्वासन या निश्वासन बोल देते हैं। और इसको
उच्च श्वासन या उच्च वासन या बाह्य श्वासन बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है श्वासन, ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीदिंग, हिंदी में बोलते हैं श्वासन या संवातन भी कहते हैं। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारी एनसीईआरटी से बाहर की मिलेंगे, कुछ वर्ड, जैसे ये वाला वर्ड आपको नहीं मिलेगा हमारी एनसीईआरटी में, है ना। सो बेटा मेरे ख्याल से आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्या सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन है क्या? नहीं। सांस लेना सांस छोड़ना जो होता है उसे हम श्वासन कहते हैं, नॉट श्वसन, श्वासन। अब आप मुझे बताएं, क्या श्वासन आपके श्वसन का भाग नहीं? क्या श्वासन आप करेंगे, आप श्वासन करेंगे तभी तो आपके अंदर गैसें जाएंगी, और गैस अगर जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी कोशिकाओं के अंदर, तभी कोशिकाओं के अंदर आप ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालेंगे, यानी गैस बाहर निकालेंगे, गैस अंदर ले रहे हैं, यानी श्वासन कर रहे हैं। क्या करने के लिए सर? श्वसन करने के लिए। तो ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो होता है, कौन? श्वासन जो होता है, जिसको सामान्य तौर पर गलत तरीके से हम बोल देते हैं या सांस लेना सांस छोड़ना क्या होता है? श्वसन होता है। नहीं दोस्त, सांस लेना सांस छोड़ना ब्रीदिंग होती है अंग्रेजी में, हिंदी में श्वसन बोलते हैं, जो एक भाग है किसका? श्वसन का। श्वसन का एक पार्ट है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है किसका? श्वसन प्रक्रिया का। ये तभी संपन्न होगी हमारे अंदर जब हम ये करेंगे। डन। अब पढ़ यहां पर जो चीज यहां लिखी हुई है, ध्यान से, आराम से देखिए। यहां पर आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट कैसे कर रही है, आराम से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, हाँ जी पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, है ना। जो भी जीव है वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, यानी वायवीय श्वसन करते हैं। ओके। जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। ओहो, सीधी बात बोल दी एनसीईआरटी ने, बोल दिया कि भाई साहब कि कोई भी जीव अगर कोई कार्य करना चाहता है, कोई भी जीव विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न करना चाहता है, सोने से लेकर उठने तक, भागने तक, लड़ने तक, कुछ भी करने के लिए उसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा कब मिलेगी? जब वो अपने शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ेगा, तभी ऊर्जा मिलेगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है जनाब। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है। अब इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन तो ले ली, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गई है। ठीक है गुरु, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब ये आवश्यक हो जाता है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन देनी है, और उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको बाहर भी देखो निकालना है। यानी अब इससे ये तय हो गया कि भाई साहब तुम्हें एनर्जी चाहिए, तुम्हें कोई कार्य करना, एनर्जी चाहिए, एनर्जी श्वसन प्रक्रिया में बनेगी। वो श्वसन प्रक्रिया करने के लिए तुमको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी हानिकारक है उसको निकालना पड़ेगा। अब इससे ये तो तय हो गया कि तुम्हें लगातार क्या लेनी है? ऑक्सीजन लेनी है। ठीक है, तो लगातार हमें ऑक्सीजन उपलब्ध करानी है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को श्वासन कहते हैं। लो जी जनाब, आ गया आपके सामने मीनिंग। क्या कि जो वायुमंडल में, मेरे आसपास एयर में, वायु में जो ऑक्सीजन है उसको लेना, और बदले में मेरी कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको बाहर निकालना। यानी गैसों का एक्सचेंज जो हो रहा है, क्या हो रहा है? गैसों का एक्सचेंज जो हो रहा है, इसी एक्सचेंज को, इसी गैसों के विनिमय मीन्स एक्सचेंज को हम बोलते हैं श्वसन। अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीदिंग, जिसको सामान्यतः हम किसका भाग मानेंगे? श्वसन का भाग मानते हैं। लेकिन यहां लिख दिया सामान्य तौर पर इसको श्वसन कहते हैं। सामान्य तौर पर क्या बोल देते हैं? श्वसन बोल देते हैं। अरे कैसा चल रहा है श्वसन तेरा बोलते ना, लेकिन एक्चुअली श्वसन वो नहीं होता। श्वसन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है कि एक काम करो, अपने हाथ को अपने सीने पर रखिए। चलो जी, रख लिया। आप सीने के ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं मेरे को तो नहीं हो रहा कोई अनुभव।
कोई अनुभव नहीं हुआ भाई साहब, पता नहीं आपको कौन सा अनुभव करा रही है हमारी एनसीईआरटी। अब आप जानते हैं कि ये श्वसन के कारण है क्या? ये कह रहा है कि भाई जब हम सांस लेते हैं तो ये वाला भाग बाहर आता है, ये अंदर जाता है। ऐसे खड़ा हूं मैं, देख। अब ये पता है कब होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है स्टेथोस्कोप लगाकर लंबी लंबी सांस ले, है बोलता है ना, फिर आप करते हो है ना, तो उस टाइम पर एक्चुअल ब्रीदिंग क्या होती है? ये वाला भाग जो है ये हमारा बाहर आता है। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये वाला भाग अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो बस वही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप फील करो कि जब आप सांस ले रहे हो तो ये वाला भाग उठता है और जब सांस छोड़ते हो तो ये अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। ये कहने की कोशिश कर रहा है। हम श्वास कैसे लेते हैं भाई साहब, बताइए, हम श्वास कैसे लेते हैं? ये भी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आखिर वायु अंदर चली कैसे गई, हमने कैसे खींच लिया, कैसे अंदर चली गई, कभी सोचा? वायु अंदर कैसे जा रही है ना? चल, अब ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्वसन के अंग। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बाकी तो नॉर्मल सी बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज श्वसन, व्हाट इज श्वासन, मीनिंग समझ में आ गया होगा यहां तक की बात। अब बात करते हैं सर श्वसन के अंग कौन से होते हैं हमारे अंदर। जैसे हमारी बात करें तो हमारे अंदर श्वसनीय अंग कौन है? श्वसन का अंग कौन है? जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है उसको हम श्वसन का अंग बोलते हैं। श्वसन का अंग मीन्स जहां गैसों का आदान प्रदान होएगा, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे हम श्वसन अंग कहते हैं। ठीक है जनाब, मान ली आपकी बात, उनको हम क्या बोलते हैं? श्वसन अंग बोलते हैं। अब सर ये क्या श्वसन अंग? जैसे हमारे श्वसन अंग कौन है? फेफड़े हैं, आप सभी जानते हैं। हमारे अंदर श्वसन अंग कौन होते हैं? फेफड़े होते हैं। क्या सभी में फेफड़े होते हैं? नहीं, अलग अलग जीवों में अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से होते हैं। देखिए, प्राणियों में विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रिया विधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। यानी कई लोग उच्च तापमान में रहते हैं, कई लोग निम्न तापमान में रहते हैं, कई ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, कोई गर्म स्थानों पर रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं। तो अलग अलग जगह पर रहने वाले जीवों के अंदर श्वसन की क्रिया विधि जल्दी सांस लेंगे, कईयों में धीरे धीरे पड़े हैं, सुस्ताए पड़े, कईयों में श्वसन की क्रिया विधि बहुत धीमी होती है। जैसे मैं नॉर्मली तुमसे पूछता हूं, एक चीता है, एक कुत्ता, चीता, बिल्ली है और एक गाय भैंस है। तुमने किसको देखा है सुस्ताए हुए? कौन सुस्त पड़ा रहता है? देखा है ना सभी ने, कौन सुस्त पड़ा रहता है? जानते हैं ना? हाँ, गाय भैंस, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा की इतनी आवश्यकता नहीं है, उनकी श्वसन की वृद्धि थोड़ी सी धीमी होती है। कंपैरेटिवली एक चीते की बात करूं, उसको अपना शिकार पकड़ना तो तेजी से भागना, और तेजी से भागने के लिए बहुत तेज ऊर्जा चाहिए, तो उसके अंदर बहुत तेज श्वसन होएगा। हाँ, तो श्वसन की क्रियाविधि किस पर डिपेंड कर रही है? जीवों की शारीरिकी पर, उनके निवास स्थान पर, वो कैसे बने हुए हैं, कैसा उनका क्या है पोषण है, कैसा वो आहार ले रहे हैं, तो सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है क्या? श्वसन की क्रियाविधि। तो निवास पर, संगठन पर डिपेंड करती है, उनके अनुसार बदलती है। ठीक है, जैसे हमारे जो अकशेरुकी होते हैं, जो कौन से स्पंज हो गए, सिलेंट्रेट हो गए, चपटे क्रमी हो गए, गोल क्रमी हो गए हैं, याद आ रहे हैं आपको? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथीजस के हेलमेंथीज, याद आ रहे हैं? ये क्या थे सर? ये अरज्जुकी थे। यहाँ पर अकशेरुकी की जगह अगर बेटर वर्ड क्या रहेगा, अरज्जुकी लिखते तो ज्यादा बेटर था। हमारी एनसीईआरटी यही तो गलती कर देती है। ये अकशेरुकी नहीं थे, ये अरज्जुकी थे। नॉन कॉर्डेट्स थे ये। कशेरुकी मींस वर्टिब्रेट। ठीक है, तो निम्न अकशेरुकी
निम्न अकशेरुकी की जगह हम बोलते हैं निम्न अरज्जुकी, नॉन कॉर्डेट्स। कौन? स्पंज, सिलेंड्रेट, चपटेक्रमी जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान शरीर की सतह से सिंपल विसरण विधि से होता है। अब एक काम करता हूं, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊं वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा, ठीक है। हमारे पास जगह है, ये रही जगह। चलिए, सबसे पहले श्वसन अंग की बात कर रहे हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। श्वसन अंगों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले श्वसन अंग आपने किस में लिखा? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, चपटेक्रमी। अरे ले यार भाई, तो फिर बोलेगा सर अंग्रेजी में लिख दिया। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, चपटेक्रमी, ठीक है। और रज्जुकी थी। इनमें श्वसन अंग जो होता है वो क्या होती है? त्वचा होती है। त्वचा से ही सामान्य विसरण से, त्वचा से ही आपकी त्वचा से ऑक्सीजन अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? नहीं, नहीं निकलती। इनमें त्वचा से ही क्या हो जाता है? गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ये बोल रहा है। डन। तो स्पंज में सिलेंड्रेट और ये जो चपटेक्रमी है, इनकी शरीर की सतह, शरीर की सतह लिख देता हूं बेटर, तो त्वचा भी हटा देता हूं। शरीर की जो सतह जो होती है, शरीर की सतह जो होती है, उस सतह से क्या होता है? शरीर की सतह से क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, केंचुआ अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करता है। नम, एक मैं बोलूंगा चिपचिपी, नमीदार, है ना? क्या मिलती है? क्यूटिकल, एक भाग होता है, त्वचा ही होती है एक तरीके से, उसको श्वसन के लिए उपयोग में लेता है। चलिए लिख देते हैं दूसरा। कौन? केंचुआ। केंचुआ जो है उसमें जो श्वसन, केंचुआ जो है उसमें जो श्वसन अंग है वो कौन है? नम क्यूटिकल है। याद आ रही है क्यूटिकल क्या था? एक आवरण है भाई, सीधा सा शरीर की सतह के ऊपर एक नम आवरण मिल रहा है। ये केंचुआ है, ठीक है। इसके शरीर की सतह पर एक नमीदार एक आवरण मिल रहा है। इस नमीदार आवरण को हमने क्या बोला है बेटा? इसी आवरण को हमने बोला है क्यूटिकल, और इसी क्यूटिकल से क्या हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। यहां पर सीधा कोई क्यूटिकल नहीं मिल रही, सीधा शरीर की सतह से हो रहा था। यहां पर शरीर की सतह पर एक क्यूटिकल, एक आवरण मिल रहा है जो नमी है, जो नम है, मतलब थोड़ा सा लिसलिसा चिपचिपा सा है, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। चलिए, केंचुआ हो गया। अब बात करते हैं कीटों की। कीटों की बात करते आइएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, अगला क्या दे रखा है बेटा? हो गया। नेक्स्ट, कीट। कीटों के शरीर पर नलिकाओं का एक जाल मिलता है जिसे हम श्वसन नलिकाएं कहते हैं, जिनसे वातावरण की वायु उनके शरीर में आ जाती है। यानी कुल मिलाकर कीटों में क्या मिल रही है? श्वसन नलिकाएं मिल रही हैं। इनको ट्रैकियल ट्यूब्स कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोला जाता है? श्वसन नलिकाएं बोला जाता है, जो कहां पर मिल रही है? कीटों के शरीर के अंदर होती है। जैसे हमारे अंदर फेफड़े, कॉकरोच पड़ा है ना, कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर क्या होती है? कुछ याद आ रही है? श्वसन नलिकाएं थी ना, बताया है ना तुमको। तो कॉकरोच के अंदर जैसे श्वसन नलिकाएं थी, कॉकरोच के अंदर कौन थी? श्वसन नलिकाएं थी, वही है यहाँ पर। तो कीटों के अंदर क्या मिल रही है? सर, कीटों के अंदर श्वसन नलिकाएं होती हैं। इधर देखिए कीटों में, अब पर्टिकुलरली कौन से? जो स्थलीय है। सर, कुछ कीट हमारे जलीय भी तो होते हैं। मैंने कहा यस, जल में भी मिलते हैं। जो स्थलीय हैं उनमें तो क्या मिल रही थी? श्वसन नलिकाएं। जैसे कॉकरोच में मिल रही थी श्वसन नलिका, याद आ रही है ना? ट्रैकियल ट्यूब्स।
ठीक है। वहीं जो जलीय कीट जो होते हैं, जलीय आर्थ्रोपोड, कीट को हम क्या बोलते हैं? कीट कौन से संघ में आते थे? आर्थ्रोपोडा है भाई, याद है ना? कीट कौन से संघ में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो आपने यहां पर कौन से कीटों की बात करी? स्थलीय की। अब बात आ रही है सर जो जलीय जो है, जो जलीय जो है, कौन से? जलीय आर्थ्रोपोड जो होते हैं और साथ साथ मोलस्क जो होते हैं, उनमें क्या मिलते हैं? क्लूम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्लूम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्लूम मिलते हैं। किसमें? जो जलीय आर्थ्रोपोड है, जो मोलस्क है, और जो आपकी मछलियां हैं भाई साहब। मछलियों में नहीं मिलते ग्लूम, क्लूम, गिल्स नहीं मिलते हैं, तो उनमें क्या मिल रहे हैं? क्लूम मिल रहे हैं, गिल्स मिल रहे हैं। खत्म भाई, ये भी लिख देते हैं। कितने हो गए? इसी में जलीय कीटों की बात कर लेते हैं, तो क्या मिल रहे हैं? क्लूम मिल रहे हैं। ठीक है। साथ साथ हम चौथे बिंदु में ये भी लिख सकते हैं। क्या? चलिए, हमने यहां पर जलीय कीट, वापस से लिख देता हूं। हमने ऑलरेडी वैसे यहां पर लिख दिया, जो जलीय कीट है उसमें क्लूम मिल रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। तो जलीय कीट, जलीय जीव, जिसमें मोलस्क को भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मोलस्क जो है जल में मिलते हैं, है ना? अब ये सारे के सारे जो है, इनमें क्लूम मिल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर जो पानी में है उनमें क्या मिल रहे हैं? गिल मिल रहे हैं, गिल्स मिल रहे हैं। गलफड़े भी बोला जाता है इनको। गलफड़े भी बोला जाता है। कई जगह आप बुक्स में देखेंगे तो वहां पर आपको गलफड़े भी मिल जाएगा। ठीक है। तो जलीय जीव, मोलस्क, जलीय कीट, इनमें क्या मिल रहे हैं? क्लूम, गिल मिल रहे हैं, जिनको हम गलफड़े भी बोलते हैं, इनमें मिलते हैं। नेक्स्ट भैया, अब इसके बाद और क्या बच गया? अब बचे हैं कौन? स्थल पर। देखो, एक बच गया। देखो कौन कौन हो गए, मेन कौन कौन हो चुके हैं हमारे? स्थलचर हो गए क्या? मतलब जो स्थल पर मिल रहे हैं कीट वो हो गए हैं, जलीय कीट हो गए हैं, जल में मछलियां हो गई हैं, सब कुछ हो गई, यानी जो जल में मिल गए। अब कौन बच गए सर? एक तो उभयचर बच गए हैं, है ना, और एक आपके पक्षी बच गए हैं, एक सरीसृप बच गए हैं, और एक स्तनधारी बच गए हैं। तो बेसिकली इनके अंदर, पक्षियों के अंदर, सरीसृपों के अंदर, स्तनधारियों के अंदर, इनके अंदर जो श्वसन अंग मिलते हैं वो तो होते हैं फेफड़े, जिनको हम फुफ्फुस भी कहते हैं, लंग्स अंग्रेजी में। ठीक है। अब बात आ रही है उभयचर जो होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, जो पानी और स्थल दोनों पर मिलते हैं। इनमें जैसे मेंढक की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं? मेंढक की बात करते हैं। मेंढक की अगर मैं बात करूं तो इनमें अगर ये पानी में होते हैं, जल में होते हैं, तो इनकी जो नम त्वचा जो होती है, जिसको हम आर्द्र त्वचा, या आर्द्र मतलब नमी तो होती है, नम मतलब आर्द्रता है। जल में होंगे तो नम त्वचा, और स्थल पर होंगे तो फेफड़े। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मेंढक दोनों जगह श्वसन कर सकता है। अगर पानी में जाएगा तो शरीर पर जो नम त्वचा है उससे गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, और स्थल पर रहेगा तो उसके फेफड़े काम करेंगे। तो दोनों काम करते हैं किसमें? उभयचरों के अंदर। अब पढ़ो, देखो यहां पर लिखा हुआ, देखो, स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली, जिसको हम फुफ्फुस या फेफड़े बोलते हैं, उनके द्वारा होता है। मछलियों में गिल्स आ गए, क्लूम आ गए, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। एम्फीबियन मींस उभयचर की बात करते हैं। उभयचर सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इनमें फेफड़े मिलते हैं, लेकिन उभयचर जैसे मेंढक जो होता है अपनी आर्द्र त्वचा, नम त्वचा के द्वारा भी श्वसन कर सकता है। याद रखना, प्रश्न सीधा सीधा नीट में बन सकता है क्या, कि मेंढक जो होता है उसमें श्वसन अंग दोनों होते हैं। क्या? अगर वो पानी में होएगा तो उसकी जो आर्द्र त्वचा है या नम त्वचा जो है, वो आर्द्र त्वचा या नम त्वचा जो है उससे भी गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा,
और जब वो स्थल पर होएगा तो उसके फेफड़े काम करेंगे। डन। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये है सबसे पहला, हमारी हेडिंग थी क्या, श्वसन के अंग। तो यहां पर मैंने बिल्कुल नोट्स बनाने लायक आपके श्वसन अंग लिख दिए हैं। पॉरीफेरा सिलेंड्रेटा चपटे क्रमी गोल क्रमी है शरीर की सतह। याद रखना, एक काम करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इसको, किससे, शरीर की सतह से। चलिए, फिर उसके बाद केंचुए में नम क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या था, एक तरीके से जो शरीर की सतह उसके ऊपर एक आवरण मिल रहा था जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। कीटों की बात करें, अगर स्थलीय कीटों की बात करें, स्थलीय कीटों की बात करें तो कौन, श्वसन नलिकाएं। और जलीय कीटों की बात करें तो क्लोम है, और वो क्लोम को हमने यहां पर भी लिख दिया, कौन, जलीय कीट, जलीय जीव। जलीय जीवों में आपकी मछलियां भी आ गई हैं भाई साहब, है ना, कौन आ गई हैं, मछलियां आ गई हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। तो इनमें कौन मिल रहा है भैया, क्लोम मिल रहा है, जिसको हम गिल्स या गलफड़े भी बोल देते हैं। डन। बाकी उभयचर जो होते हैं, उभयचर अगर जल में होंगे तो नम त्वचा से भी, स्थल पर होंगे तो फेफड़ों से भी क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, जैसे मेंढक, याद रखना, ठीक है। बाकी पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी और उभयचर स्थल पर अगर मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर क्या मिल रहा है, एक सुविकसित श्वसन अंग मिल रहा है जिसका नाम है फेफड़े। डन। तो ये हमने बात कर ली किसकी बेटा, हमारे श्वसन अंगों की, हमारे नहीं, जितने भी जीव है उनके श्वसन अंगों की हमने बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है इसके बाद में वो है हमारा श्वसन तंत्र। यानी अगला टॉपिक अब हम बाकियों का नहीं पढ़ेंगे, अब हम हमारी बात करेंगे, हमारे श्वसन तंत्र की बात करेंगे। अब देखिए, यहां से यहां तक की जो बात जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जी हाँ, जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो उसमें ये सारी चीजें आ गई हैं। क्या, ध्यान से सुनिएगा, बना देता हूं यहां पर जरा जल्दी से। देखिए, हमारा श्वसन तंत्र जो है वो किससे बना हुआ है, दो चीजों से। मानव श्वसन तंत्र की अगर मैं बात करूं, मानव श्वसन तंत्र की अगर मैं बात करूं तो मानव श्वसन तंत्र जो है बेटा वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, एक होता है श्वसन मार्ग, इसको हम अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे फेफड़े। ये हमारा श्वसन अंग है और ये हमारा श्वसन मार्ग या श्वसन पथ भी बोल देते हैं इसको। श्वसन मार्ग के साथ साथ श्वसन पथ भी बोल देते हैं, या तो श्वसन मार्ग बोल दीजिए या श्वसन पथ बोल दीजिए। अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो दो चीजें मिलकर हमारा क्या बना रही है, श्वसन तंत्र बना रही है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये, हाँ जी देखिए, ये, हाँ जी देखिए, एक सेकंड रुकिए। देखिए बेटा, श्वसन मार्ग की हम बात करने वाले हैं। कहां से स्टार्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये हम हालांकि पहले भी देख चुके हैं। पाचन तंत्र वाला जो हमारा अध्याय था उसमें हम लोगों ने बात करी थी, बहुत सीधा सीधा। देखिए, ये हमारा नासा मार्ग है, या मैं बोलूंगा नासा गुहा है, ये हमारी मुख गुहा है ना, और दोनों के बीच में क्या मिल रहा है, तालु मिल रहा है। ये कौन है, नासा छिद्र है, जहां से अंदर क्या जाएगी, वायु जाएगी। तो नासा छिद्र
नासा यहां लिखता जाऊंगा, नासा छिद्र, नासा छिद्र से क्या गई, वायु गई किसमें, नासा, नासा गुहा, जिसको नासा कोष्ठ भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना, नासा गुहा या नासा कोष्ठ भी बोल देते हैं। अब यहां से जाकर किधर जाएगी, जरा दिमाग लगाओ। ये क्या था, याद करो, ये जो लटका हुआ भाग था, याद करिए, बताया हुआ है, कोमल तालु नीचे लटक जाता है, इसको युवुला बोलते हैं ना। ये मुख भाग है, ये नासा मुख गुहा है, नासा गुहा है। नासा गुहा इस जगह पर आकर खुल रही है, वायु यहां पर आएगी, इसको हमने क्या बोला था, नासा ग्रसनी, है ना। और मुख का ये वाला भाग क्या कहला रहा था, मुख ग्रसनी, और दोनों आकर खुल गए थे किसमें, ग्रसनी में। ठीक है, तो नासा गुहा किसमें खुली, नासा ग्रसनी में। नासा ग्रसनी किसमें खुली, सिंपल ग्रसनी में। ठीक है, अब ये वाला क्या भाग क्या कहला रहा था, ग्रसनी कहला रहा था। हाँ सर, ये ग्रसनी कहला रहा था। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दूंगा इनको क्या क्या बोला जाता है। अब ये ग्रसनी दो नलिकाओं में विभाजित हो गई थी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जो आगे की तरफ नलिका है ये श्वसन से संबंधित है, और पीछे की तरफ जो नलिका है ये भोजन के पाचन से संबंधित है। इसको हमने क्या बोला था सर, इसको हमने ग्रसिका बोला था, जो हम पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र में। अब ये वाला जो भाग जो है इसको हम बोलते हैं कंठ, और कंठ का जो छेद जो है, ये कंठ का छेद जो है इसको हम बोलते हैं घांटी, घांटी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोटिस। इंग्लिश में बोलते हैं इस छेद को ग्लोटिस, किसका, कंठ। ये जो नलिका जो है, इस नलिका को हम क्या बोल रहे हैं, कंठ बोल रहे हैं। और ये जो कंठ जो नलिका जो है, इसका छेद जो है, उस छेद को, कंठ का जो ऊपर जो छेद है उसका नाम है घांटी, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोटिस, कंठ को बोलते हैं लैरिंक्स। ठीक, तो हम यहाँ वायु की बात कर रहे हैं, और यहां पर एक और ढक्कन होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो घांटी को कवर करेगा, जानते हैं ना, ये ढक्कन है, पल्ले की तरह होता है ना, ये जैसे छेद है, ये छेद है इस तरीके से, तो पर एक पल्ला सा है, और ये पल्ला क्या करता है, इस तरीके से यूं कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा, ये ढक्कन जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, तो भोजन जो है जैसे ये नीचे आ जाएगा, जरा सोचिए, ये ढक्कन ने बंद कर दिया, कर दिया, बंद कर दिया। अब भोजन जो यहां से आएगा इधर तो जा नहीं पाएगा, इधर जाएगा। डन, चलो जी, यहां तक की बात भी समझ में आ गई। अब वायु यहां से किस में जाएगी, इसमें जानी चाहिए ना। हाँ सर, अब ग्रसनी से होते हुए वायु किस में जाएगी सर, ग्रसनी से होते हुए किस में जाएगी सर, कंठ में जाएगी। जी ठीक है, कंठ अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। अब इस कंठ को देखिए, इस कंठ में यहां तक का भाग कंठ था, क्या इस कंठ में कंठ दिखाई दे रहा है, हाँ सर ये कंठ हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब ये कंठ नीचे खुल रहा है किसमें, एक नली, ठीक है। अब ये श्वास नलिका जो होती है, ये दो नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, इनको बोला जाता है प्राथमिक श्वसनी। क्या बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक श्वसनी फिर विभाजित हो जाती है, इनको हम बोलते हैं द्वितीय द्वितीय श्वसनी। फिर द्वितीय श्वसनी फिर विभाजित हो जाती है किसमें, तृतीय श्वसनी। ये क्या कहला रही हैं, तृतीय श्वसनी। क्या कहला रही है, तृतीय श्वसनी कहला रही है। फिर ये तृतीय श्वसनी फिर वापस से विभाजित होती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्राथमिक श्वसनिका, प्राथमिक श्वसनिका। फिर प्राथमिक श्वसनिका वापस से विभाजित होती है, ये प्राथमिक श्वसनिका थी।
ये किस में विभाजित हो रही है सर? ये द्वितीय श्वसनिका में विभाजित हो रही है। द्वितीय श्वसनिका में। फिर द्वितीय श्वसनिका फिर से विभाजित हो रही है किसमें सर? तृतीय श्वसनिका में। एक ही कर रहा हूं, बाकी अभी जगह नहीं है। तृतीय श्वसनिका में, ठीक है जी, तृतीय श्वसनिका में। फिर तृतीय श्वसनिका फिर से विभाजित होती है और लास्ट में आता है अंतस्थ श्वसनिका। अंतस्थ श्वसनिका। ठीक है। अब ये जो अंतस्थ श्वसनिका है, ये अंतस्थ श्वसनिका जो है, ये एक लंबी सी नलिका में खुलती है और वो लंबी सी नलिका का आखिरी भाग इस तरीके से गोल आकृति की संरचना में ओपन होता है। ठीक है जी। अब ये जो संरचना जो होती है इसको हम बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं? कुपिका। ऐसी ना जाने कितनी करोड़ों क्या मिल रही हैं, कुपिकाएं मिलती हैं। तो आई होप आपको ये पूरा संरचना समझ में आई होगी, वायु कहां से कहां जा रही है। तो अब मैं लिख देता हूं, कंठ किस में ओपन हुआ बेटा? कंठ ओपन हुआ था किसमें? ये कंठ किस में ओपन हुआ? श्वास नलिका। श्वास नलिका किस में ओपन हुई? प्राथमिक श्वसनी में। प्राथमिक श्वसनी में। प्राथमिक श्वसनी द्वितीय श्वसनी में। द्वितीय श्वसनी तृतीय श्वसनी में। तृतीय श्वसनी प्राथमिक श्वसनिका में। फिर द्वितीय श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका में। फिर द्वितीय श्वसनिका के बाद तृतीय श्वसनिका। तृतीय श्वसनिका के बाद अंतस्थ श्वसनिका। अंतस्थ श्वसनिका। अंतस्थ श्वसनिका के बाद लास्ट में है कुपिका। ठीक है। अब जरा इधर ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक का भाग जो है, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक पूरा आपको ये वाला भाग जो था, यहां से कहां से? नासा छिद्र से होते हुए अंतस्थ श्वसनी तक का भाग जो होता है, ये क्या कहलाता है? और आखिरी में जो कुपिका है वो क्या कहलाती है? तो ध्यान से देखिएगा, हमारी एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कहां तक बेटा जी? हमारी एनसीईआरटी बोलती है क्या कि दो भागों में बटा होता है। कौन? हमारा श्वसन मार्ग जो है वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है क्या बेटा जी हमारा, कहां गया कुछ, हाँ, चालन भाग। एक वर्ड दिखेगा आपको चालन भाग, और एक वर्ड दिखेगा आपको विनिमय भाग या श्वसन भाग। दो भाग दिखेंगे। क्या क्या सर समझ नहीं आया? मैंने कहा आज वापस से चलते हैं हम। देख, श्वसन मार्ग जो है, मार्ग का मतलब क्या है? पथ का मतलब क्या है? एक रास्ता है। ठीक है, हमने इस रास्ते को दो भागों में बांट दिया है। पहला भाग जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी? चालन भाग बोल रहे हैं, चालन भाग बोलते हैं। और दूसरा जो है उसको हम श्वसन या विनिमय भाग बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर, मैं आपसे सीधा सीधा पूछता हूं यहां पर, सोच समझकर, ये जो दो भाग है इसमें चालन भाग जो है वो ये वाला है, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा जो है ये चालन भाग है। चालन भाग है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये
चालन भाग है। और सिर्फ कुपिका जो है वो विनिमय भाग का भाग है। या तो विनिमय बोल दीजिए या श्वसन बोल दीजिए, श्वसन या विनिमय भाग का पार्ट। अब आप मुझे बताएं इस पूरी संरचना में क्या यहां से वायु आई? नासा छिद्र देख, यहां से आई, यहां गई, यहां से होती हुई यहां 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 यहां, फिर प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी, प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका, तृतीय श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनिका, यहां तक पहुंच गई है। क्या इस भाग में चलन हो रहा था? क्या इस भाग में चलते 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 एयर आ रही है? हाँ। और आकर इस कुपिका में एक्सचेंज हो गया, यहां से गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। सोचिए, यहां से गैसों का आदान प्रदान होएगा तो गुरु जरा सोच, दिमाग लगा, ये वाला भाग किससे बना होगा? सर ये बना होगा कुपिका से। किससे बना होगा? कुपिका से। और ये वाला भाग कहां से बना होगा? सर ये नासा छिद्र से लेकर, नासा छिद्र से लेकर कहां तक पहुंच रहा है? सर ये अंतस्थ श्वसनिका तक पहुंच रहा है। कहां तक जा रहा है? अंतस्थ श्वसनिका तक पहुंच रहा है। नासा छिद्र से होते हुए अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग जो है उसको हम बोल रहे हैं क्या? चालन भाग बोल रहे हैं। बोलिए जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई है? ये बात क्लियर है? डंडना डंडन इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? कौन? यहां से लेकर पूरा यहां तक का जो पोर्शन है वो क्या कहला रहा है? आपका चालन भाग कहला रहा है। और जहां पर गैसों का विनिमय होना है वो कौन है? कुपिका, उसको हम विनिमय भाग बोलेंगे। चलिए, समझ में आ गया। अब एक बार एनसीईआरटी पर आते हैं। देखिए, मानव श्वसन तंत्र की बात करते हैं दोस्त, पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। हमारे अंदर एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार मिल रहे हैं। ये छिद्र जो है इन्हीं को हम नासा द्वार बोलते हैं, जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। हाँ जी, तुम्हारे अंदर होठों के ऊपर है कि नीचे है? होठों के ऊपर है, ठीक है। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष या नासा कोष्ठ या नासा गुहा में खुलते हैं। चाहे आप इसको नासा कक्ष बोल दीजिए, नासा गुहा बोल दीजिए, नासा कोष्ठ बोल दीजिए, उसमें खुल रहे हैं। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं, ये हमने आपको बता दिया। नासा गुहा जो है फिर अंदर जाकर किस में खुल रही है? सर ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी जो है उससे आहार और वायु दोनों के लिए मार्ग होता है, ये हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ लिया है। ग्रसनी जो है कंठ में खुलती है और श्वास नलिका में खुलती है। ग्रसनी जो है किस में खुलेगी? कंठ में। और कंठ किस में खुलेगा? श्वास नलिका में। अब कंठ जो होता है उसको हम स्वर पेटिका या ध्वनि पेटिका भी बोलते हैं। याद रखना, कंठ जो होता है उसको हम स्वर पेटिका या ध्वनि पेटिका बोलते हैं, क्योंकि वही एक जगह होती है जहां से आवाज पैदा होती है, ध्वनि पैदा होती है। ठीक है। हाँ जी, भोजन निकलते समय आप अच्छे तरीके से जानते हैं एक पल्ले एक ढक्कन के द्वारा हम कंठ छद, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अच्छा, ये मैंने वर्ड बता दिया था क्या? कंठ छद है भाई। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कंठ छद बोलते हैं। ठीक है, एपिग्लॉटिस। वैसे तो पहले बता रखा है, फिर भी क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है जी, याद रखना क्या बोलते हैं? कंठ छद या एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो एक ढक्कन है जो कवर कर लेता है इस छेद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे आहार जो है वो किस में प्रवेश नहीं करेगा? हमारे श्वसन मार्ग में प्रवेश नहीं करता है। अब श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक 5वीं वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनी में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीय एवं तृतीय स्तर तक श्वसनी का निर्माण करती है। फिर क्या बनती है? श्वसनिका बनती है और फिर लास्ट में अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त हो जाती है। यानी कहने वाली बात थी क्या कि ये जो कंडीशन जो आपने देखी है, इस कंडीशन को देखने के बाद में यहां पर देखिएगा, यहां तक मैं इस तरीके से अगर खड़ा हूं, इस तरीके से, तो मेरे पीछे रीढ़ की हड्डी है। हाँ सर। अब मेरे पीछे यहां पर जो रीढ़ की हड्डी जो होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं थोरैक्स, वक्षीय कशेरुक। ठीक है, हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसमें ये वाला पोर्शन जो होता है इसको थोरैक्स बोलते हैं, वक्ष बोलते हैं ना।
तो यहाँ पर टोटल 12 हड्डियां होती है हमारे इस पोर्शन में, 12 होती है। वैसे टोटल ऊपर रीढ़ की हड्डी टोटल 26 होती है, जिसमें से 12 ये होती है, वक्ष्य कशेरुक होती है, जिसमें से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी जो होती है, मान लीजिए मेरी ये पांचवी हड्डी है, तो पांचवी हड्डी के सामने की तरफ, यानी मेरी जो पांचवी हड्डी जो होगी यहाँ पर जो पांचवी हड्डी होगी उसके सामने ये श्वास नलिका दो भागों में विभाजित हो रही है। देख ले, ये मेरी जो हड्डी है पांचवी कशेरुक जो है, इसके सामने ये श्वास नली दो भागों में विभाजित हो गई, जिसको हमने बोला प्राथमिक श्वसनी। ये थी वो लाइन जो कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्या? ध्यान से पढ़ कि वक्ष गुहा में मध्य तक पांचवी वक्षीय कशेरुक जो है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है, पांचवी वक्षीय कशेरुक जो होती है, उसके सामने जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित होती है। कौन? आपकी श्वास नली। अब डन आ गया। उसके बाद वाली तो समझ में आ गई है, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी, फिर प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका, तृतीय श्वसनिका और लास्ट में अंतस्थ श्वसनिका में समाप्त होती है। फिर अंतस्थ श्वसनिका जो है बेटा, वो जाकर किसमें खुल रही है? वो जाकर खुलेगी बेटा किसमें? आपकी कुपिकाओं में। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकीय थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है। यानी जो आपकी अंतस्थ श्वसनिका की है, थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है। यानी जो आपकी अंतस्थ श्वसनिका है वो किसमें खुल रही है? कुपिकाओं में खुल रही है, जिनको हम सिंपल वायु कुपिका कहते हैं। डन। यहां तक की बात समझ में आ गई। ये पूरा हमारा श्वसन मार्ग था। अब आगे बढ़ने से पहले इस लाइन पर फोकस करिए और यहां से प्रश्न नीट में बनते हैं। क्या? श्वास नली प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं। प्रारंभिक श्वसनिकाएं, प्रारंभिक, अंतस्थ नहीं। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा अब इधर देख, इस डायग्राम पर देखना। ये जो डायग्राम तुमने बनाया था, इस डायग्राम को देखने से पहले सोचिए एक नलिका है और ये एक नलिका है। ठीक है, मैं इस नलिका को इसी आकृति में बनाए रखना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर कुछ उपास्थियां लगा देता हूं। क्या लगा दी? उपास्थि। ऐसे रिंग टाइप की है ना, होती है ना, एक रिंग लगा दी है। किसकी? ये मैंने लगा दी है किसकी? उपास्थियों की। अब ये भी आपने पढ़ा था, उपास्थि है। तो उपास्थियों की हमने क्या लगा दी बेटा? इस तरीके से रिंग लगा दी है, रिंग्स, है ना। अब जरा देख, इस रिंग को जब मैं आगे से देख रहा हूं तो ये तो आगे से तो पूरी है, लेकिन क्या ये पीछे से पूरी है? ये सी आकार की। क्या ये पूर्ण उपास्थि है कि अपूर्ण उपास्थि है? सोचो कैसी है ये? सी आकार की, आगे से तो है लेकिन पीछे से नहीं है ना। अब जरा सोच, यहां पर इस तरीके से ये, यहां पर ये नलिका जा रही थी और इस नलिका में इस तरीके से ये उपास्थि मिल रही थी आपकी। हाँ जी, बताइए। अब जरा सोचिए, ये उपास्थि जो है ये कैसी दिख रही है आपको? पूर्ण दिख रही है कि अपूर्ण दिख रही है? ये कैसी है? ये उपास्थि कैसी है? क्या ये पीछे से कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? जुड़ गई है क्या? नहीं जुड़ी ना। तो ऐसी उपास्थियों को हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण उपास्थि। और ऐसी अपूर्ण उपास्थि जरा देख कहां कहां पर मिल रही है? कंठ पर मिल रही है, श्वास नलिका पर मिल रही है, प्राथमिक श्वसनी में मिल रही है, द्वितीय श्वसनी में मिल रही है, तृतीय श्वसनी में मिल रही है, प्राथमिक श्वसनिका में मिल रही है, द्वितीय श्वसनिका में मिल रही है। बस लगभग प्राथमिक और द्वितीय तक मिलती है। तृतीय में लगभग खत्म सी हो जाती है और अंतस्थ में तो मिलती नहीं है। ठीक है, यहां पर नहीं मिलती है, लगभग प्रथम श्वसनिका तक ही मिलती है, द्वितीय में भी थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। तो प्रारंभिक श्वसनिका ही बोलूंगा, प्राथमिक श्वसनिका यानी प्रारंभिक श्वसनिका। तो याद रखना है कहां कहां बेटा, वापस से सुनना। कौन कौन? श्वास नलिका, इधर देखना और गौर से सुनना। कौन? श्वास नलिका, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी,
और प्राथमिक श्वसनिका। ये जो मैंने लाल 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 किए हैं, इनमें इसमें ठीक है कौन मिल रही है? अपूर्ण उपास्थि मिल रही है, अपूर्ण उपास्थि मिलती है, जो इन नलिकाओं को पिचकने से बचाती है। याद रखना क्या मिल रही है? अपूर्ण उपास्थि मिल रही है, भूल ना जाइएगा। ठीक है, और ये अपूर्ण उपास्थि प्रश्न आएगा नीट में। अपूर्ण उपास्थि कौन कौन से भाग में मिलती है? गुरु याद रखना, अपूर्ण उपास्थि जो है वो आपके श्वास नलिका में भी है, श्वास नलिका में भी है। अरे सॉरी, कंठ तो मैंने दिखा ही नहीं है, माफ करना। कंठ में भी है, कंठ में भी है, ठीक है, कंठ में भी है। लेकिन कंठ में अपूर्ण के साथ साथ और भी होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, कंठ में अपूर्ण के साथ साथ और भी होते हैं। सी आकृति की भी होती है, ऐसी आकृति की भी होती है, कई सारी आकृति की होती है, जिसमें से आपकी एक अपूर्ण भी मिलती है। यहाँ पर 4 प्रकार की उपास्थियां मिलती है, जिसमें से एक होती है जिसको हम ये क्या बोलते हैं, टेंटुआ बोलते हैं ना, ये वाला एडम्स एप्पल बोलते हैं, ये वाला, ये एक उपास्थि होती है। लड़कों में थोड़ी सी ज्यादा विकसित होती है, जो एक द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है लड़कों का। ठीक है, सो अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो बोलती है उसी के हिसाब से चलेंगे बेटा। एनसीईआरटी बोल रही है अपूर्ण उपास्थि कहां पर मिल रही है? श्वास नली में। किसमें? श्वास नली में ही याद रखेंगे। प्राथमिक में, द्वितीय में, तृतीय श्वसनी और प्रारंभिक जो श्वसनिकाएं हैं उनमें अपूर्ण उपास्थि मिलती हैं, जो इनको पिचकने से बचाती हैं। तो इस डायग्राम में हम एक काम करते हैं, कंठ को अभी हटा ही देते हैं, कंठ को अभी हटा देते हैं। ठीक है जी, अभी हम कंठ को हटा देते हैं, सिंपल। ठीक है जनाब। सो ये इस तरीके से हमारा एक चार्ट बन रहा है, और इस चार्ट के अनुसार आपने याद रखना है चालन भाग में उपास्थि कहां पर मिल रही है। देखिए, कंठ पे भी उपास्थि मिलती है, लेकिन यहां पर 4 प्रकार की मिल रही है। यहां पर सारी की सारी सेम मिल रही है, अपूर्ण उपास्थि। इसमें 4 प्रकार की उपास्थि मिलती है। हेलाइन कार्टिलेज होता है, बहुत सारे नाम होते हैं जी। सेंटोरिनी, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी होता है, मैं तो भूल भी गया, इंग्लिश में बताता था मैं। थायराइड कार्टिलेज, हाँ याद आया, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, यस याद आ गया। अरे भाई सब ऐसे थोड़ा ना भूलेंगे। थायराइड कार्टिलेज, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ये 4 प्रकार के कार्टिलेज यानी उपास्थि मिलती है। किस पे? कंठ पे मिलती है, जिसमें थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ा होता है, और वही क्या कहलाता है आपका? ये टेंटुआ कहलाता है, जो लड़कों के अंदर विकसित हो जाता है, जिससे आवाज भारी हो जाती है, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। चलिए जनाब, सो ये था बेटा जी आपका श्वसन मार्ग, ये था श्वसन मार्ग। अब इधर देख, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ये यहां तक का भाग जो है, इधर वाला भाग जरा देखना गुरु, यहां तक का भाग कौन सा? ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये वाला भाग, ये वाला भाग कहां से? प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी का, द्वितीय श्वसनी का, तृतीय श्वसनी का, अंतस्थ श्वसनी का और कुप्पिका। कौन सा? ये वाला भाग, ये वाला, इसके नीचे वाला, ये जो लाइन खींच रखी है ना मैंने, ये वाली, ये जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन के नीचे वाला पूरा भाग जो है वो मिलता है किसमें गुरु? ये मिलता है बेटा हमारे फेफड़ों में। किसमें मिलता है? ये हमारे फेफड़ों में मिलता है। डन डना डन, थोड़ा सा बाहर निकल गया, जस्ट समझाने के लिए हटा देता हूं अभी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये सारा भाग किसमें मिलता है? हमारे फेफड़ों में।
फेफड़े हैं। इस तरीके से ये श्वसनिका, श्वसनी, श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनिका, फिर कुप्पिका, ये सारे किसमें मिल रहे हैं? फेफड़ों में मिल रहे हैं। डन। क्विज। इस तरीके से ये श्वसनिका, श्वसनी, श्वसनिका, अंतस्थ श्वसनिका, फिर कुप्पिका, ये सारे किसमें मिल रहे हैं? फेफड़ों में मिल रहे हैं। डन। क्विज का दोस्त पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। मेंढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? मेंढक जो होता है, मेंढक एक उभयचर है, उसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? नम त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, दोनों के द्वारा, या कोई नहीं? जल्दी से आंसर लगाइए। मेंढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? मेंढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? नम त्वचा, फेफड़े, दोनों, या कोई नहीं? हाँ जी, चलिए दूसरा प्रश्न। किस संरचना में अपूर्ण उपास्थियां पाई जाती है? श्वास नलिका में, द्वितीय श्वसनी में, तृतीय श्वसनी में, उपरोक्त सभी में। इनमें से किस में अपूर्ण उपास्थियां मिल रही हैं? अपूर्ण उपास्थियां किस में पाई जाती हैं? अपूर्ण उपास्थि किस में पाई जाती है? आई होप आप सभी ने आंसर सही दिया होगा। ये पहला प्रश्न था। मेंढक कौन है? उभयचर है। उभयचर जब पानी में जाता है तो नम त्वचा से, मेंढक जो है नम त्वचा से कर सकता है, फेफड़ों से भी कर सकता है, यानी दोनों के दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा हमारा सी। दूसरा, किस संरचना में अपूर्ण उपास्थियां मिल रही है? याद कर, श्वास नलिका में थी, हाँ। प्राथमिक श्वसनी में थी, यहां पर दे नहीं रखा थी, हाँ। द्वितीय श्वसनी में थी, हाँ थी। तृतीय में थी, हाँ थी। और प्रारंभिक श्वसनिका में थी, है ना? आंसर क्या आ जाएगा सर? उपरोक्त सभी में अपूर्ण उपास्थियां मिल रही थी। डन। अब यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब दूसरी चीज क्या पढ़नी है?